नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग गुजरात जुडिशरी की। गुजरात जुडिशरी भी ईयर टू ईयर निकाल रहा है। गुजरात जुडिशरी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या बताए, वो सारी सीट फिलअप करती ही नहीं है। वो कहती है हमें हर साल देना है, इसलिए हम एक साथ सारी सीटें फुल नहीं करेंगे। चलिए आइए पता करते हैं गुजरात जुडिशरी का एग्जाम कौन दे सकता है, पूरा इंडिया, बट गुजराती आनी चाहिए। गुजरात जुडिशरी ने क्या किया, वहाँ पे गुजराती का पेपर रख लिया। वो गुजराती का पेपर पास करना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, गुजराती सीखना बहुत आसान है, आप गुजराती सीख सकते हैं। यदि आपका डेडिकेशन है तो आप गुजराती सीखकर गुजरात का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि गुजरात के लॉ पेपर की एक क्वालिटी, अब तो चलो बढ़ गया है उसके सिलेबस, बाकी इसके अंदर 100 क्वेश्चन आता प्री का, जिसमें से जो 50 नंबर लेके आ जाएगा, 50 मार्क्स जो लेकर आ जाएगा, उसका गुजरात का प्री क्लियर वो मैं लिख सकता है। ठीक है। सेकेंड वन कहता है कि गुजरात में नेगेटिव मार्किंग भी है, और तीसरा गुजरात का जो पेपर आता है प्री का, वो सिर्फ इंग्लिश में आता है। तो अब अगर इन सब चीज़ों को देखें तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा गुजरात का पेपर थोड़ा कम दे सकता है, लेकिन पूरा गुजरात का पेपर दे सकता है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी गुजरात का एग्जाम दे सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले ट्राई कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई करके देके हर काम कर सकते हैं। ठीक है। गुजरात के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक लॉ का पेपर होता है और एक आपका गुजराती का होता है। दोनों को प्री में पास करना जरूरी है, वो पास हो जाता है फिर मेन लिख सकते हैं। मेन लिखने की 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और गुजराती। तो जो गुजरात के गुजराती मीडियम वो गुजराती में लिखते हैं, बाकी सब इंग्लिश में लिखते हैं। गुजरात के प्री पेपर में लॉ आता है, रीजनिंग आती है, जीके आता है, मैथ्स आती है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है। तो इसका मतलब गुजरात के माइनर एक्ट्स को आप छोड़ देते हो और ये सब कर लेते हो तो भी आपका प्री क्लियर हो जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें गुजरात में। इसके अलावा गुजरात के लॉ की बात करें तो वहाँ पे मेन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो मेन एग्जाम के 2 पेपर है यही कॉमन है, प्री में भी यही सब्जेक्ट है और मेन में भी यही सब्जेक्ट है। मेन के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होता है सुबह और पेपर 1 होता है, सेकेंड होता है दोपहर में। ये लॉ पेपर के साथ साथ इसके अंदर ऐसे राइटिंग भी आता है और साथ में जजमेंट ऑर्डर राइटिंग भी आता है। तो अच्छा है, गुजरात का पेपर दे सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं सब्जेक्ट। टेंशन मत करना इतने सब्जेक्ट देख के, क्योंकि गुजरात के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर ना करके जाओ तो भी एग्जाम निकाल सकते हो, तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। पेपर 1 में है आपके पास आइए पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, ये इसका लोकल एक्ट है, प्रोबेशन एक्ट, जेजे एक्ट सुना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, फिर गुजरात प्रिवेंशन एक्ट, ये लोकल एक्ट है, फिर ट्रैफिकिंग एक्ट है, वीमेन ट्रैफिकिंग एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बर्थ एंड डेथ एक्ट है, पोक्सो है, आईटी है, इंडिसेंट है। इनमें से कुछ तो सिमिलर है राजस्थान के जैसा सिलेबस ही है। देखो ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, पोक्सो भी है, इंडिसेंट भी है राजस्थान में, जेजे भी है, प्रोबेशन भी, काफी मिलता जुलता है। इसमें पेपर 1 में 2 लोकल एक्ट है। पेपर 1 में गुजरात के 2 लोकल एक्ट है जो गुजरात के खुद के हैं। ठीक वैसे पेपर 2 के अंदर सीपीसी है, लिमिटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आता पार्टनरशिप है, एसआरए है, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट है, ये लोकल एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, टीपी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्बिट्रेशन है, कमर्शियल कोर्ट है। फिर आ जाता है आपके पास पर्सनल लॉ, जिसके अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ है ना, क्या बोलते हैं पारसी लॉ, उनके सक्सेशन को लेकर है, और लैटिन मैगजिम है। तो यहाँ पर आपके पास गुजरात का लोकल एक्ट आता है 1, 2 और 3। तो 3 टोटल एक्ट हैं जो गुजरात के लोकल एक्ट है 3। फिर बाकी वाले सारे माइनर एक्ट्स हैं और बाकी के जो हैं सारे के सारे आपके मेजर एक्ट्स हैं। तो लॉ ठीक है, आप जिनकी इंग्लिश मीडियम है और गुजराती सीख सकते हैं, गुजराती का कोचिंग कर ले, ईजी है, तो आप गुजरात बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्री में सिर्फ 50 मार्क्स लाने होते हैं, प्री क्लियर। मेन के अंदर भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन का पेपर इतना इजी आता है, रिपीट है। सीआरपीसी 164, 167, 125 से फिक्स है, सीपीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 7 फिक्स है, ऑर्डर नंबर 7 रूल 10, 11 फिक्स है। मतलब उस गुजरात का जो मेन का पेपर बहुत सेलेक्टेड है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछ लेते बातें, पर 90% डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर एक ऐसे राइटिंग इसमें आ जाता है, एक ऐसे राइटिंग इसमें आ जाता है, और एक जजमेंट राइटिंग इसमें आता है, एक जजमेंट राइटिंग इसमें आता है। तो गुजरात निकालना बहुत ईजी है और आप निकाल सकते हैं।
चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। जैसे कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, उसी सीरीज में मैंने हर स्टेट को, क्योंकि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे हर स्टेट के सारे सिलेबस को ओवरव्यू देंगे। तो अगर मैं गुजरात के स्टेट के ओवरव्यू की बात करती हूँ तो टोटल आपके पास 15 और 13 में से एक निकाल दो 12, तो 15 और 12 कितने हो गए, 24, 25, 27, टोटल 27 वीडियोस आएंगे। हर एक सब्जेक्ट पे एक ओवरव्यू दिया जाएगा, कैसे आपको पढ़ना है और हम कैसे पढ़ाते हैं उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 आप अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 27 वीडियोस आएंगे गुजरात के, जिसमें आपके ओवरव्यूज होंगे हर स्टेट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज का जो आपका ओवरव्यू है वो है आर्बिट्रेशन एक्ट। ये आर्बिट्रेशन एक्ट केवल गुजरात में नहीं आता, ये आर्बिट्रेशन एक्ट दिल्ली में भी आता है। ये आर्बिट्रेशन एक्ट और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आता है। और आर्बिट्रेशन तो अभी आज के दिन का मेन कोर्ट का प्रैक्टिस हो गया है। पहले लोक अदालत जैसे प्रैक्टिस में था वैसा आर्बिट्रेशन हो गया। दिल्ली जाओ तो सब कुछ आर्बिट्रेशन ही है। इस आर्बिट्रेशन से इंटरव्यू के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आर्बिट्रेशन को पढ़ने के लिए बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं है। बैरेक्ट के साथ साथ आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी। साथ ही साथ डे बाय डे रूटीन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स आ रहे हैं, उन जजमेंट्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने राजस्थान एडीजे की बात करो तो उसमें भी आर्बिट्रेशन एक्ट होता है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा। आइए, द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, ये हमारा 1996 का एक्ट नंबर 26 है इसकी जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग की गति चलती है और सीपीसी याद आता है, सेक्शन 89 ऑर्डर नंबर 10। तो आर्बिट्रेशन जो है हमारा वो सिविल से रिलेटेड है और सिविल के एक्ट के साथ आता है। तो सीपीसी आता है हमारे पास 89, जिसको हम एडीआर भी कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है, वैकल्पिक विवाद निपटारे की बात करता है, वहां से हमारा आर्बिट्रेशन निकल के आता है। आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं है। कैसे पता चला आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं है? ये बात हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट ने क्लियर कर दिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट कोर्ट नहीं है, सेक्शन नंबर 3 कहता है। इवन तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो तो ये भी कहता है कि मैं तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे लागू ही नहीं होता हूँ। क्या कहता है? मैं तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे लागू ही नहीं होता हूँ। तो यहाँ से कोरिलेट करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट को इसके साथ पढ़ना होता है। देन इसके अंदर 4 पार्ट्स है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, जिनको इन्होंने 87 सेक्शन में डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास भी पुराना आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको चेंज करें, क्योंकि पहले हमारे पास 86 सेक्शन हुआ करते थे, अब 87 हो चुके हैं। तो पुराना आर्बिट्रेशन एक्ट को हटाइए, नया लेकर आइए। आगे हम चलेंगे। इसके अंदर 8 शेड्यूल है, शेड्यूल से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो 8 इसके अंदर शेड्यूल है। देन आता है इसका एक्सटेंड पूरे भारत में है 31 अक्टूबर 2019 से, और कमेंसमेंट इसका 22 अगस्त 1996 से हुआ है। तो कमेंसमेंट डेट को कभी भी आप देखते तो एक बार उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। देन आता है हमारे पास पार्ट 1 प्रीलिमिनरी, जो सबका है वो इसका भी है। पार्ट 1 कहता मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, मैं सेक्शन 1 हूँ। देखो इसके पार्ट 1 अलग है, चैप्टर्स अलग है, और प्रीलिमिनरी को एक पार्ट, प्रीलिमिनरी को पार्ट 1 में भी नहीं अलग ही रखा हुआ बेटा। प्रीलिमिनरी तो इनका अलग ही है ना, बेचारा चैप्टर्स में है ना पार्ट्स में। सेक्शन 1 अलग ही बातें करता है इसके। फिर पार्ट 1 स्टार्ट होता है आर्बिट्रेशन का, जो सेक्शन 2 से 43 है। तो पार्ट 1 इसका आर्बिट्रेशन है। ये वैसे पार्ट्स है जैसे कि एसआरए के अंदर, ये वैसे पार्ट्स है जैसे कि एविडेंस एक्ट के अंदर। तो पहला पार्ट है आर्बिट्रेशन 2 से 43। ये 2 से 43 ना, ये 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? ये 10 चैप्टर्स में आपके डिवाइड किया गया है। देन आता है पार्ट 1 ये नया अमेंडमेंट से जुड़ गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग नया बैरेक ले लीजिए। पूरा नया आ गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 43A से 43M तक। तो पुराना बैरेक फेंको, नया बैरेक लेकर आओ। तो पहला आता है स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, इसका नाम दे देते हैं हम स्टार्टिंग। पार्ट 1 आर्बिट्रेशन, पार्ट 1A इंडिया की काउंसिल आ गई आर्बिट्रेशन की 43A से 43M तक। और देन पार्ट 2 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। और आप जब कॉलेज में थे तब ये पढ़ते थे, इसमें 2 थे, न्यूयॉर्क और जेनेवा, कॉलेज के एग्जाम में आता था, अभी भी आ सकता, मना नहीं है। देन आता पार्ट 3 कंसिलेशन। इस कंसिलेशन को आप लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं कंसिलेशन को? आप पढ़ चुके सीपीसी के अंदर। 89 जब पढ़ते हैं तब कंसिलेशन आता है। ऑर्डर नंबर 10 जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी कंसिलेशन आता है। 61 से 81 तक है, याद करना इजी। और लास्ट आता है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस 82 से लेकर 87 तक। जब आपने देखा आज तक आपने सुना आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन के अंदर 3 चीजें हैं। आर्बिट्रेशन इटसेल्फ है, फिर काउंसिल भी आ गया है, देन जेनेवा न्यूयॉर्क भी आया, फिर कंसिलेशन भी आया। तो
तो इतना लेंदी हो चुका आर्बिट्रेशन, और दिल्ली के अंदर तो इतने क्वेश्चंस रहते हैं आर्बिट्रेशन के, तो पूछो मत। प्री में 13 14 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से कुछ तो सेक्शन बेस होते हैं, कुछ जो है आपके कंसेप्ट बेस, और कुछ जो है केस बेस होते हैं। तो ये तो एक आराम है कि यहाँ पे ज़्यादा वो केसेस वेसेस नहीं पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्बिट्रेशन का जो पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन, उसके चैप्टर्स हैं, उसके डिवाइड के 10 चैप्टर्स है उसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 कहता है कि मैं तो जनरल की बात करूंगा। क्या कहता है? चैप्टर नंबर 1 कहता है जनरल प्रोविजन, किससे रिलेटेड है? 2 से 6। अब यहाँ देखने को मिलेगा आर्बिट्रेशन क्या है, कहाँ से आया, कहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो 2 से 6 पूरा आर्बिट्रेशन के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 2 आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है, जब आपके और मेरे बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा तभी लेके हम काम करेंगे। और ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पता है एक तरह से आपको कोर्ट जाने से रोकने का काम करता है। कोर्ट जाने से पहले आपस में डिसाइड कर लेते हैं, तो ये कोर्ट जाने से रोकने का काम करता है। तो इसका ऐसा सिमिलर प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहीं अगर आपको याद हो तो, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्शन है। जनरली आप किसी भी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग से रोक नहीं सकते, लेकिन जहां पर आर्बिट्रेशन क्लोज डला हुआ है वहां पर रोका जा सकता है। इट्स मीन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 28, लिखो ICA 28, वहां पे आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, आप किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हो। तो पहला कहता है जनरल प्रोविजन की बात करता है जो 2 से 6 है, और सेकंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है 7 to 9 है। फिर आता है चैप्टर 3 कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। चलिए देखिए, सिविल में जाओगे तो क्रिमिनल कोर्ट मिलेंगे, सिविल में जाओगे तो सिविल कोर्ट मिलेंगे, क्रिमिनल में जाओगे तो क्रिमिनल कोर्ट मिलेंगे, रेवेन्यू में जाओगे तो रेवेन्यू कोर्ट मिलेंगे। लेकिन जब आप आर्बिट्रेशन में आओगे तो ट्राइब्यूनल्स मिलेंगे। एक तरह से ट्राइब्यूनल्स भी कोर्ट की डेफिनेशन में आता है, बिकॉज ऑफ आप पढ़िएगा सेक्शन नंबर 191 192 ऑफ IPC। यदि आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के सामने फॉल्स फैब्रिकेट करते हैं एविडेंस को, तो वो आपको पनिशेबल होता है। तो ये ट्राइब्यूनल भी कोर्ट की डेफिनेशन में आता है। जनरल कोर्ट की डेफिनेशन की बात करूं तो कोर्ट मींस सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, आर्बिट्रेशन कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल्स, और देन आता है आपके पास अथॉरिटी। लेकिन भाई मैं इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 की बात करूं तो मना कर देता है, कोर्ट की डेफिनेशन हम आर्बिट्रेशन को नहीं मानते। तो एविडेंस एक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करता है, डेफिनेशन की नहीं। और जब इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है, तो जब इंटरप्रिटेशन क्लोज पर्टिकुलर एक्ट के लिए अप्लाई होता है और डेफिनेशन क्लोज सबके लिए अप्लाई होता है, तो वहां पे हमें उसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देन आता है आपके मन तो कंपोजिशन करेंगे 10 से 15 के अंदर कौन कौन आएगा, कैसे आएंगे, कितने मेंबर होंगे, और 4 में हम जुरिस्डिक्शन दे देंगे। भैया आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल क्या क्या काम करेगा, ये आया इसका जुरिस्डिक्शन। ठीक वैसे जैसे कि CPC का जुरिस्डिक्शन सेक्शन 15 से 20 में दिया गया है, ठीक वैसे CRPC का जुरिस्डिक्शन जो कि चैप्टर 13 में दिया हुआ है। तो हर एक एक्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है जो है 16 से 17। देन आता है चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, कैसे ये लोग काम करेंगे, 18 से 27 में इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है। और चैप्टर नंबर 6 कहते हैं मेकिंग ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, 28 से लगा के 30 तक। चलिए फटाफट इसके अवार्ड तैयार करते हैं। हाँ जी, एक और चीज यहाँ पे देखिए अपने क्या लिखा है, अवार्ड। इसका क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, सिविल कोर्ट जो पास करता है डिसीजन उसको हम कहते हैं जजमेंट, और जजमेंट के बिहाफ पे बनती है डिक्री। तो सिविल कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है या तो ऑर्डर या डिक्री के रूप में होता है। क्रिमिनल कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो जजमेंट के रूप में होता है। ठीक वैसे ट्राइब्यूनल के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उन्हें अवार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अवार्ड बनाइए, प्रोसीडिंग को खत्म कीजिए 28 से 33 तक। अब यहाँ पे देखो रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, इसको बोलते हैं सेट असाइड करना। इसको हम बोलेंगे हमारी भाषा में सेट असाइड करना, यानी जो अवार्ड दिए आपको सही नहीं लगता तो उसको रिकोर्स करते हैं, वापस पहले की तरह ले आते हैं। दैट इज कॉल्ड सेट असाइड सेक्शन 34। और देन फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट करवाते हैं 35 से 36 तक। यदि यहाँ पे रिकोर्स होता ठीक, नहीं तो उसको फाइनल करके एनफोर्स कराते हैं। भैया फिर कैसे प्रोसीडिंग चलती रहेगी, क्या आपको लगता नहीं सही नहीं है तो गो टू अपील। सिविल में भी अपील, क्रिमिनल में भी अपील, यहाँ पर भी अपील होती है। अपील के प्रोविजन हर कानून में मिलेंगे, ठीक है। और देन आता है मिसलेनियस 38 से 43 तक। तो आर्बिट्रेशन का अपना एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1, जो कि चैप्टर 1 से 10 लेके बैठा, सेक्शन 2 से लेके 43 तक बैठा हुआ है, और प्रैक्टिकली सब कुछ यही चलता है। देन आता है पार्ट 1A जो कि अभी हाल ही में जुड़ा है। ये थोड़ा अच्छा है, पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। प्रैक्टिकली जो भी चलता है वो एक्चुअल में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमारे 43A से M तक है, जो काउंसिल की बात करता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और देन पार्ट नंबर 2 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। इन फॉरेन अवार्ड को अपन ने LLB के अंदर पढ़ा था, 2 तरह के अवार्ड थे, और दोनों पढ़ो पूरा सिमिलर है, और इन दोनों के प्रोसीजर इससे सिमिलर। आप जब पढ़ोगे ना सब एक जैसा ही है, तो प्रोसीजर तो सबका एक जैसे ही होगा ना, नया थोड़ी ना होगा। यहाँ पे आता है आपके पास न्यूयॉर्क अवार्ड की बात करता है 44 से 52, और यहाँ पे बात करता है जनरल कन्वेंशन की बात करता है 53 से 60।
और देन आता है आपके पास कंसिलेशन, इसका कोई ज़्यादा रोल, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो कंसिलेशन लाइक ये एक तरह से हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ का काम करता है, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होता है, इसके अगेंस्ट ना तो अपील होती है ना सेट असेट होता है। यदि कंसिलेशन पसंद आया तो पार्टी में बाउंड, आपको लगता है मेरिट पर डिसाइड नहीं है, फिर इससे फ्री सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इवन तो आर्बिट्रेशन में बात नहीं बनती है तो आप वापस कोर्ट जा सकते हो, मना नहीं है आपको, ठीक है। तो 61 से 81 एक तरह से देखा जाए दो पार्टी के बैठ के समझाइश कर लो ताकि रिश्ते बने हुए रहे, रिश्तों में कोई कड़वाट ना आए। और देन आता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 82 से 87, जब जब जरूरत होती है नए प्रोविजंस नहीं अवेलेबल होते यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी 8th शेड्यूल है, कई बार शेड्यूल के टाइटल पूछ देते हैं ये कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, प्री के एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यह एक छोटा सा एक्ट है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा सा समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, और आप लोग कई बार मेरे पैम्पलेट भी देखते हैं, कई सारे सब्जेक्ट देखे होंगे, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती है, सारे स्टेट के लोकल माइनर को पढ़ाती है, लोकल एक्ट भी पढ़ाती है, माइनर भी पढ़ाती है, मेजर भी पढ़ाती है। हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। ऑफलाइन के लिए आप राजस्थान जोधपुर में आके रह सकते हैं, ऑनलाइन आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो जूम ऐप पर है, 2 वे कम्युनिकेशन है, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, हम लाइव क्लासेस चलाते हैं, आप घर बैठ के पढ़ोगे तो भी लाइव है, क्लास में लोगे तब भी लाइव है। हमारी क्लास को ज्वाइन करने का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है जज बनना, लेकिन हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपकी डेस्टिनी में जज बनना लिखा कि नहीं हमें भी नहीं पता है, लेकिन इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप कभी घर नहीं बैठे रहेंगे। जब आपकी डेस्टिनी में लिखा है आप जज बन के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक नहीं लिखा है मेहनत करने, तो उस दौरान मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, इवन तो अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल के बैठे। रीजन ऑफ मैं 0 से Z तक पढ़ाती हूँ, और मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, मेरे पढ़ाई बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बेटा बेस क्लियर करना होता है। 0 से Z तक का मतलब है आप कहीं भी जीवन में रुकोगे नहीं, मुझसे पढ़ के जाने के बाद आप घर पे नहीं बैठोगे, काम करते रहोगे, यह मेरा दावा है। रीज़न हो क्योंकि हमको छोड़ते ही नहीं हैं। हाँ, हम स्कूल जैसा स्कूल चलाते हैं, कई बार लगता है कि इतना क्या स्पून फीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते जज बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, बैरेक्ट भी पता होना चाहिए, केस लॉज भी पता होना चाहिए, ओवरव्यूज भी पता होना चाहिए, सबको लेके फोकस करके हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोगों के प्री के एग्जाम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है, सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और मेन के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और उस पर डिस्कशन भी किया जाता है। और कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, अब जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा होता है तो 11 महीने का कोर्स होता है, सब्जेक्ट कम होता है तो 8 महीने का कोर्स होता है। आप चाहे तो एक स्टेट की कोचिंग कर सकते हो, उसके अलग फीस, आप चाहे तो पूरे इंडिया को एक साथ कवर कर सकते हो, उसके अलग फीस है। बैचेस हमारे हर महीने चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट है जैसे नया सब्जेक्ट नया बैच, क्योंकि हर बच्चा एक ही समय में एक साथ एक जगह नहीं पहुंच सकता, तो हमारे बैचेस चलते रहते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 जून से, तो जिसमें गुजरात जुडिशरी भी इंक्लूड है। तो हम इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाते हैं, सारे स्टेट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो कॉमन टाइम पे चलता है, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके लिए डिफरेंट टाइम होता है, पर वो जो डिफरेंट टाइम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स की सहूलत के अकॉर्डिंग रहता है। जनरली हम लोगों का जो क्लासेस का टाइम चल रहा है वो मॉर्निंग में रहता है 7:30 से लेकर 10:30 तक लॉ का टाइम रहता है, उसके बाद अलग सब्जेक्ट रहते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। और इवनिंग में हमारा रहता है 5 to 9, और ये हमारा ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन हम लोग जूम ऐप पे पढ़ाते हैं, एक कंफर्टेबल ऐप है, आप इसको इजी वे में चला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जब हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी होती है ऑनलाइन, तो आपके घर पे नेट का फाइबर का कनेक्शन होना चाहिए, तो 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, और आप जो है हमारे क्या कहते हैं लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। जिस दिन छुट्टी हो जाती है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो दूसरे दिन आप क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और उस दिन के आपको नोट्स मिल सकते हैं, और सब कुछ डायरेक्ट ही सफिशिएंट होता है। इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स लेनी है वो ड्यूरिंग क्लास हम बताते रहते हैं। प्री का क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, मेन के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उनके बारे में भी टाइम टू टाइम चर्चा होती रहती है। जैसे आपको बताते हैं कि अगर बच्चे जैसे ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से वो हमें PDF बना के वापस भेजते हैं, जो यहाँ पे चेक होती है, उनका कंक्लूजन दिया जाता है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ से पेपर जाता है, पहले मैं बताती हूँ जो पेपर जाते हैं हमारे यहाँ से। ये देखिए, जैसे पेपर आपके पास आया है ना, पेपर में बिल्कुल वैसे लाइनिंग जैसा बना हुआ होता है। तो ये पेपर आपके पास आया है, ये पेपर आप अपना प्रिंट आउट निकाल के इस पेपर को कर सकते हैं। प्रिंट निकाल के आप कर सकते हैं, आप नोटबुक पे भी इसको लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सारे रहते हैं। जैसे डायरेक्ट हैं ये ना, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सारे इसमें होते हैं। अब जैसे आपने पेपर लिखा, आपने वापस हमें PDF बना के भेजी,
तो ये देखिए आपकी पीडीएफ आई, क्योंकि अब आप प्रिंट आउट करके निकाल के अपने लिख लिया, वो पीडीएफ आपके ने हमारे पास भेज दी और यहाँ से वो चेक हो जाती है, और चेक होने के बाद हम आपको रिवर्ट कर देते हैं कि भाई देखो आपने क्या क्या किया, कैसे करना। और क्लास में भी इस पर डिस्कशन होता है, और क्लास में भी आपको लिखना सिखाते हैं, एक पेपर पूरा सिखाते हैं, जिससे आपको पता रहता है कि हाँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। प्री के हम लोगों के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जो आपके पास हर फ्राइडे को आता, हर सैटरडे को आता है। मंडे टू फ्राइडे पढ़ते, सैटरडे टेस्ट पेपर आपके पास आता है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने क्या बोलते हैं एक बंच बना लीजिए जो आपके लिए हमेशा काम आएगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों में हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, आप आराम से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास उसको रख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्या है कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है उसको कर सकते हैं। कौन कौन सी गाइड है आपको सोल्व करनी है वो ड्यूरिंग क्लास हम आपको बताते रहते हैं। मार्केट से आपको और कौन कौन सी बुक्स लाने होते हैं, सारे डायरेक्ट बुक्स आपको खुद ही लाना होता है, हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। अलग से कोई नोट्स नहीं होते बेटा, क्लास में जो पढ़ाते हैं वही नोट्स लिखाते हैं, बाद में आप खुद लिख के हमें चेक कराते हैं, उससे आप खुद अपने हाथ से लिखते हो, बिजी रहते हो। प्रिंटेड नोट्स तो बहुत बड़े मार्केट में जाओ नहीं खरीद सकते हो आप लोग, कोई है ही नहीं ऐसा, लेकिन डे बाय डे हमने जो पढ़ा है वो लिखा, लिख के हमें भेजा, आपके लिखने में कहाँ कमी है वो हम आपको बताएंगे कि इसमें थोड़ा और कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब रूटीन चलता है, लाइक ना स्कूल जैसा स्कूल है, यहाँ पे स्पून फीडिंग ही मान लो, लेकिन स्पून फीडिंग में सेक्शंस भी होंगे, उसमें कंसेप्ट भी होंगे, केस लॉज भी होंगे, आपकी प्रिपरेशन होंगी, मोटिवेशन होगा, वो सब चीज़ें रहेगी। आपके ऊपर 100% हम मेहनत करेंगे, लेकिन मेरी अकेले की मेहनत काम नहीं आएगी जब तक आपका एफर्ट नहीं हो, छुट्टियाँ नहीं लेनी होती हैं, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, रेगुलरिटी रखनी पड़ती, तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अकेले मैं पढ़ा दूंगी कुछ नहीं होगा, जब तक आपका तरफ से 100% नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा क्लासेस के बारे में और कोई लेना है, गुजरात जुडिशरी की फ़ीस कितनी है, सारे स्टेट एक साथ करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए